नमस्कार, आज है तारीख 17 अप्रैल, दिन बृहस्पतिवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर आज लगातार दूसरे दिन हुई सुनवाई। सरकार की तरफ से 2 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया आश्वासन। कोर्ट ने जो स्टे की कल बात कर रहे थे कुछ प्रावधानों पे, तो स्टे नहीं दिया आज, और उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है, आप हफ्ते भर के अंदर अपने जो दस्तावेज आपको रिप्लाई फाइल करने हैं वो आप कीजिए। अमेरिका की टैरिफ नीति से वैश्विक स्तर पर पैदा हुई उथल पुथल के बीच जापान ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर शुरू की चर्चा। もちろん今後とも容易な協議とはなりませんが、トランプ大統領は भारत में भी बढ़ रही चिंता। क्या अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच चीन के लिए भारत बन सकता है डंपिंग ग्राउंड? विशेषज्ञ से जानेंगे ये डर कितना वाजिब है। जैसे इंडिया में भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चाइना की कंपैरिजन में 10, 15, 20% अधिक है मोस्ट प्रोडक्ट्स में। अब चाइना के ऊपर अगर 125 to 245% टैरिफ लग गए हैं, तो अगर हम थोड़े महंगे भी हैं ना, तो उस टैरिफ के देखते हुए हम सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। आज होगी साप्ताहिक पेशकश फिट जिंदगी भी। आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं सुमिरन से। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आज फ्रांस पहुंचे हैं। उच्च स्तर पर होने वाली इस बातचीत में यूरोप के मुल्क भी शामिल होने वाले हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी आज अचानक बातचीत में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे हैं। लेकिन रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि यूरोप आखिर शांति चाहता है। очевидно, пойдет разговор о различных аспектах. दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन ने स्टीव विटकॉफ के साथ बहुत लंबी बातचीत की। हम जानते हैं कि इस बातचीत के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दी गई है। अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ इस दिशा में काम करना जारी रखेगा। बेशक हम यूरोप और यूक्रेन से ये उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में काम होगा, लेकिन हमें लगता है कि यूरोप तो युद्ध जारी रखना चाहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती से दूर एक ग्रह पर ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि धरती के अलावा कहीं और जीवन है। स्पेस टेलीस्कोप से मिले K2-18b नाम के ग्रह के डाटा का अध्ययन करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये जानकारी दी है। ये ग्रह अलग सूर्य की परिक्रमा करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि K2-18b में ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं जो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये दूसरी बार है जब इस ग्रह में इस तरह के केमिकल्स के होने की बात कही गई है। इस्राएली रक्षा मंत्री इस्राइल काट्स ने कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी इस्राएल की सेना गजा में बनाए गए तथाकथित सिक्योरिटी जोन में बनी रहेगी। इस्राएल काट्स ने कहा है कि जोन इस्राएली समुदाय की सुरक्षा के लिए अस्थायी या स्थायी किसी भी स्थिति में एक बफर जोन प्रदान करेगा। काट्स ने कहा कि इस्राएल हमास पर बंधकों को रिहा करने का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इसलिए मानवीय सहायता पर रोक जारी है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक और धमकी दी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका में गृह सुरक्षा मामलों की मंत्री क्रिस्टी नोएम ने यूनिवर्सिटी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और यहूदी विरोधी भावना के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी को खत लिखकर उसके विदेशी छात्रों की अवैध और हिंसक गतिविधियों की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। इस साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 27% से ज्यादा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस 21 अप्रैल से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। वेंस अपने भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद विदेश मंत्रालय ने आज इस पर आधिकारिक रूप से जानकारी दी है। मेहुल चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, Based on our extradition request, he was arrested in Belgium. We are closely working with the Belgian side for his रणधीर जायसवाल कह रहे हैं, भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उन्हें बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। हमें उनके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि उन्हें भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके।
और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की 2016 की शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। कोर्ट ने 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी नियुक्ति 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई से। आज लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कल पॉडकास्ट में हमने चर्चा की थी कि कोर्ट में क्या क्या हुआ और किसने क्या कहा। सुमिरन, कल कोर्ट ने ये कहा था कि वो एक अंतरिम आदेश पारित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। हालांकि कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो उम्मीद ये थी कि कोर्ट कोई आदेश दे सकती है, लेकिन आज भी कोई आदेश नहीं हुआ। जी मानसी, अपने लिसनर्स को बता दें कि आज हुआ ये कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की 3 जजों की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार 7 दिनों में कोर्ट को जवाब देगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कोई नए लोगों को नहीं लिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने आदेश फिलहाल तो नहीं दिया और इसकी अगली सुनवाई के लिए तय कर दी गई है तारीख। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में संशोधन को लेकर विरोध की बात सुनी जाएगी और कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करेगी। कोर्ट ने और क्या क्या कहा और आज कोर्ट में क्या हुआ, ये जानेंगे कानून मामलों के बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार से, जो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले अलग अलग पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं ये जान लेते हैं। आदेश आने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो इस मामले में एक याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा, आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बारे में बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। हमें उम्मीद है कि मुस्लिम और खासकर माइनॉरिटीज के लिए जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि उनका अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर विचार करेगा। और जो टिप्पणियां हो रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है, मन विधान से देश को चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद का कोई रास्ता ही नहीं खोलते ये लोग। जब कई दल और महत्वपूर्ण संगठन ये सुझाव दे रहे थे कि इस तरह का फैसला, इस तरह का कानून नहीं आना चाहिए वक्फ का, लेकिन सरकार लेकर के आई है, अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। ऐसा ही कुछ कहा और जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी नेता अनुराग ठाकुर ने, और इनके सवालों का एक जवाब ही दे दिया। वक्फ में बहुत साफ है, चंद लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। कुछ नेताओं ने मिलकर कब्रिस्तान की जमीनें भी बेच दी मॉल बनाने के लिए। कुछ ने 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति दे दी। कुछ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने जमीनों पे कब्जा कर रखा है। ये लूट की खुली छूट जो वक्फ के नाम से थी, अब उसको ताला लगाने का काम आ गया था। न किसी मस्जिद पर, न किसी मदरसे पे, न किसी कब्रिस्तान पर कोई कार्रवाई होगी, ये मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है। लेकिन वक्फ की जमीनों का लाभ मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चियों को, बच्चों को शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और उनकी मदद के रूप में मिले, ये हमारा संकल्प है, हम करके दिखाएंगे। वहीं वक्फ बिल को लेकर जो संसदीय कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे स्वागत योग्य बताया। ये स्वागत योग्य कदम है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जिस तरीके से कल पिटिशनर्स के लॉयर्स इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि कोई इंटरिम ऑर्डर करे, और वो किसी लॉ केस के आधार पे उल्लेख नहीं कर रहे थे। वो कहते इसको लेकर के आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के बंगाल हो या कुछ राज्यों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पक्ष को सुना। लेकिन जिस तरीके से आज इस विधिसम्मत कानून बनने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया, और ये कहा गया कि ये चीजें विस्तार से कही गई कि 38 बैठकें हुई हैं, 13 घंटे, और फिर अमेंडेड लाए हैं, जो इशूज कल उठाए गए हैं उस इशूज को एड्रेस किया जा चुका है। जो ये वक्फ संशोधन बिल है, उसे लेकर दो मुख्य विवाद हैं। जी। पहला, अदालतों में जो अर्जियां दी गई हैं उनमें कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यक जो समूह हैं उन समेत दूसरे धर्मों में ऐसे कानून नहीं होते।
और वकीलों का ये तर्क है कि कई संशोधन धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकारों पर असर डालते हैं। जी, और दूसरा विवाद ये कि नए बिल के अनुसार दान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान होने का और धर्म का पालन किया है, यानी वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक उसी के पास हो। मैंने आपसे कुछ देर पहले उमंग पोद्दार से बात की और ये जानना चाहा कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, और अगर अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ तो जो आदेश आज कोर्ट में पारित हुआ वो क्या था। जी, तो आज कोर्ट में ज़्यादातर जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने अपनी बात आगे रखी। तो उन्होंने आज कुछ कानून पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे इतनी जल्द कोई ऑर्डर देना सही नहीं होगा, और बोला कि आपका जो ऑर्डर होगा उसका क्या फॉल आउट होगा, क्या परिणाम होगा, वो आपको समझने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए और हमें भी कुछ अपनी रिप्लाई फाइल करने का टाइम देना चाहिए। साथ ही में जब बात चली तो सरकार ने 2 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि एक तो अभी हम किसी गैर मुसलमान को वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड पे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि जो भी आपके जो अभी वक्फ की संपत्तियां हैं जो कि रजिस्टर्ड है या नोटिफाइड है, उनमें हमको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने जो स्टे की कल बात कर रहे थे कुछ प्रावधानों पे, तो स्टे नहीं दिया आज, पर गवर्नमेंट की जो ये 2 बात थी उसको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ली और उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है, आप हफ्ते भर के अंदर अपने जो दस्तावेज आपको रिप्लाई फाइल करने हैं वो आप कीजिए। और फिर उसके बाद 5 मई को जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें उन्होंने कहा कि अब ये इस केस की सुनवाई फिर से करेंगे, और उस दिन जिस दिन सुनवाई होगी उसमें उन्होंने कहा कि किसी कोई इंटरिम ऑर्डर मतलब कोई स्टे देना है नहीं देना है, उस चीज़ पे वो गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है केस में आगे। तो अभी जो कोर्ट ने जो ऑन रिकॉर्ड लिया, क्या वो एक तरह से स्टे ही हुआ जब तक अगली सुनवाई ना हो जाए? हाँ, तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट कहती है कि हम कोई एक चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट उसको ही रिकॉर्ड पे लेती है कि गवर्नमेंट अपनी बात माने। तो एक तरह से वही हुआ है आज। कोर्ट जो कल बात कर रहा था उसमें कोर्ट कुछ 1-2 और प्रावधान को स्टे करने की बात कर रहा था कि जैसे जब कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पे विवाद चल रहा हो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है, तो जब तक विवाद चलता रहेगा तब तक उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो ये वाली चीज़ पे भी स्टे करने की बात कर रही थी कोर्ट कल, पर आज उस चीज़ पे बात नहीं हुई। तो कल जो कोर्ट जिन चीज़ों पे स्टे लगाना चाह रही थी, आज गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो करना नहीं चाह रहे हैं। पर अब देखते हैं आगे जो 5 मई के बाद जो हियरिंग होगी उसमें अगर कोर्ट कुछ स्टे देता है नहीं देता है। और 5 मई के बाद जो हियरिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? क्या ये जो आदेश है जो अभी ऑन रिकॉर्ड लिया गया है, क्या इसका भी कुछ असर पड़ सकता है? तो ये आदेश तो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी, और उसमें कल तो कोर्ट ने अपनी मंशा जताई थी कि वो एक इंटरिम स्टे देना चाह रहे हैं कुछ प्रोविजंस पे। तो अब गवर्नमेंट के पास भी और वक्त होगा अपना स्टैंड जस्टिफाई करने का कि क्यों ये जो सारे प्रोविजंस हैं इस पे स्टे नहीं लगना चाहिए। तो इस चीज़ पे सुनवाई होगी, फिर अब देखते हैं। ये कहना तो मुश्किल होगी कोर्ट किस दिशा में जाएगा, पर दोनों में से एक चीज़ हो सकता है कि या तो कोई स्टे दें या तो कोई स्टे नहीं दे वो। तो ये थे कानून मामलों के जानकार बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार। और आपको ये भी बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के बाद उसके विरोध में पश्चिम बंगाल में भीषण विरोध प्रदर्शन हुए थे। कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामला अदालत है, इस वजह से सड़कों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, I am going to the field. Let me also have a first-hand account of what really happened in the field. That's a reality check which I am doing today. गवर्नर ने कहा, मैं जमीन पर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाकर लोगों से मुलाकात करनी है ताकि मुझे सच्चाई का पता चले कि असल में वहाँ हुआ क्या था। मैं कुछ पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करने वाला हूँ। समाज के सभी वर्गों से बात करने के बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा। ये बेहद भावुक मुद्दा है। मेरी सांत्वनाएं परिवारों के साथ है। अगर वो सही समझे मैं जरूर वहाँ जाऊंगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशक स्थिति शांत है लेकिन वहाँ ना जाना ही बेहतर होगा। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं, मैं गुजारिश करूंगी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां ना जाए। वहां शांति का माहौल लौट आया है। अभी जो चाहिए वो है भरोसा बनाना। प्रशासन काम कर रहा है। मैं भी वहां जा सकती हूं लेकिन मैं वहां नहीं जा रही हूं। मैं राज्यपाल से गुजारिश करूंगी कि कुछ दिन इंतजार करें। पिछले सप्ताह सिमरन बंगाल में जो प्रदर्शन हुए उनमें कई झड़पें हुई। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। और इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बड़ी संख्या में वहां पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं।
BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच गहराते ट्रेड वॉर की। मानसी, जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से हमने एक शब्द देखा है जो लगातार न्यूज़ में बना रहा है और वो है टैरिफ्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान ने अमेरिका पहुंचने वाले कई देशों के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। जिन देशों के सामान पर ये शुल्क लगाया गया है उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी भी रहे हैं। हालांकि 9 अप्रैल को इसके लागू होने की कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी दुनिया के कई देशों के लिए राहत की भी घोषणा की थी। लेकिन अभी भी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। कुछ देश रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए जवाब दे रहे हैं तो कुछ देश चाहते हैं कि अमेरिका से कुछ बात करके ये जो टैरिफ रेट्स हैं इनको कम किया जा सके। और इसी कड़ी में जो नाम सामने आ रहा है वो जापान का है। जापान उन पहले देशों में से है जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर समझौता करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। जापान का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा हुआ है जिससे आज राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में मुलाकात की। ट्रंप ने बातचीत क्या हुई इसका कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि बातचीत अच्छी रही और गाड़ियों और कृषि निर्यात विवाद ये मुख्य बिंदु हो सकते हैं जिन पर उनकी बात हुई हो। ट्रंप ने जापान की जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है उसका जिक्र किया और रक्षा के लिए अमेरिका पर इसकी निर्भरता जो है उसकी आलोचना भी की है। जी, और इसी पर जापान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा है कि वार्ता ने अगले चरण की बातचीत के लिए आधार तैयार किया है, लेकिन आगे की बातचीत भी आसान नहीं होगी। इशिबा ने संवाददाताओं से कहा कि वो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करेंगे। もちろん今後とも容易な協議とはなりませんが शिगेरू इशिबा कह रहे हैं बेशक आगे की चर्चा आसान नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने की इच्छा व्यक्त की है। मेरा मानना है कि इस चर्चा की वजह से हम बातचीत के अलग चरण में पहुंच जाएंगे और अगले नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। अब वार्ता मिनिस्टीरियल लेवल पर जारी रहेगी। जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी मैं सही समय पर अमेरिका का दौरा करूंगा और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करूंगा। सुमिरन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसमें 90 दिनों की राहत दी। उन्होंने छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 10% के आसपास कर दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बीच कई मुल्कों का दौरा भी किया है और उन्होंने कई मुल्कों से ये भी अपील की है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां हैं उसका वो विरोध करें। लेकिन चीन और अमेरिका इन दोनों के बीच जो है मामला वो तनावपूर्ण बना हुआ है। जी, 2 अप्रैल को ट्रंप के सबसे बड़े और विवादित टैरिफ घोषणाओं ने अफरा तफरी मचा दी थी। ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन गई थी, खलबली मच गई थी स्टॉक बाजारों में और इसके बाद ट्रंप ने कुछ देशों को अस्थायी राहत तो दी थी और उसकी घोषणा की थी। इसके बाद कुछ अमेरिकी अधिकारियों का बयान आया कि इसका वास्तविक लक्ष्य चीन को सजा देना है। जो ये टैरिफ लगाए गए हैं इसका फोकस चीन ही है और जानकारों का ये मानना था कि वो चीन को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं ट्रेड डील के लिए। जी, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक और घोषणा की थी कि मोबाइल और कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी जाएगी और इसमें चीन से आया हुआ सामान भी शामिल था। तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संवाददाताओं से कहा था कि चीन अमेरिका के व्यापारिक समस्याओं के मूल में है। सच्चाई तो यह है कि वो पूरी दुनिया के लिए समस्या है। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि चीन को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है दुनिया का और वहाँ जो उत्पादन होता है उसके सप्लाई चेन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच जारी उत्पादों पर टैरिफ को लेकर ये जो तनाव बढ़ रहा है इससे दुनिया में बाकी देशों के लिए कई मौकों की संभावनाएं पैदा हुई हैं। भारत पर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाया है और इससे भारत के लिए भी कुछ क्षेत्रों में मौके पैदा हो सकते हैं, लेकिन इन मौकों के बीच चुनौतियां भी हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस पर अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर बात चल रही है।
जहां टैरिफ का मुद्दा है, टैरिफ के मुद्दे पर हमारी अमेरिकी सरकार के साथ बात हो रही है और लगातार बात हो रही है ताकि हम लोग ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसका जल्द उसको एक रूप दिया जाए। वहीं जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि चीन के जो उत्पाद हैं उनके लिए इंडिया आने वाले दिनों में एक डंपिंग ग्राउंड न बन जाए। जी, इसकी वजह भी दिखती है क्योंकि अमेरिका का जो बाजार है, अगर वहाँ चीन का सामान नहीं पहुँचता, क्योंकि अमेरिका चीन का बहुत बड़ा खरीदार है, अगर वहाँ नहीं पहुँचता तो चीन को नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई के लिए चीन जो वैकल्पिक बाजार ढूंढेगा उनमें भारत एक हो सकता है, यानी भारत में वो अपने सामान का निर्यात बढ़ा सकता है। जी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय कहते हैं कि अगर चीन के हाथों से 500 अरब डॉलर का बाजार निकलता है तो जाहिर है कि चीन जो है अन्य विकल्प तलाशेगा और हो सकता है कि इसमें भारत भी शामिल हो, और बाजार जहां सामान नहीं बेच सकेगा उससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत को वो अपना सामान भेज सकता है। और इसी पर बात कर रहे हैं अजय सहाय। हमारे यहाँ एक एपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है DGTR के नाम से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो वो मॉनिटर करते हैं, कुछ भी आता है तो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं। तो वो हमारे यहाँ एपरेटस है। लेकिन मैं दूसरा कुछ सोच रहा हूँ क्या होने वाला है ट्रेड वॉर से, कि 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि डंपिंग हो सकती है, चाइना थोड़ा अपना इधर बेचे, लेकिन यूएस तो बहुत बड़ा बायर था और कंट्री तो इतना उनको डंप नहीं किया। तो डंपिंग का मतलब भी क्या होता है, समबडी हैज टू बाई इन इंडिया ना, दो चीज। वो ऐसे थोड़ी सामान हमारे बॉर्डर पे छोड़ जाएंगे। अगर प्राइस से कम है और इंजरी होती है तो हमारे यहाँ DGTR उसको देखेगा। वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, नॉट ओनली ट्रेड वॉर, हमेशा ही रहती है सामान बेचने के लिए, एक रहेगा। लेकिन जो उससे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी वो ये है कि नई वैल्यू चेन्स डेवलप होंगी। जैसे कि आप इंटरमीडिएट गुड्स आप लेंगे या सेमी फिनिश गुड लेंगे चाइना से, और वो जाएंगे कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडिया, मेक्सिको, ब्राजील, वहाँ फिनिश होंगे और वहाँ से वो ग्लोबल एक्सपोर्ट होंगे और एक्सपोर्ट टू यूएस होगा। क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये जैसे इंडिया में भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चाइना की कंपेरिजन में 10, 15, 20% अधिक है मोस्ट प्रोडक्ट्स में, इसलिए हम नहीं बना पाते हैं उनको, क्योंकि चाइना सस्ता बेचता है। अब चाइना के ऊपर अगर 125 to 245% टैरिफ लग गए हैं, तो अगर हम थोड़े महंगे भी हैं ना, तो उस टैरिफ के देखते हुए हम सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में, वी कैन ट्राई दोज प्रोडक्ट। लेकिन हम वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लस ट्रम्प के टैरिफ का ठिकाना नहीं, कल को पलट दे कुछ तो ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। तो होगा क्या उसमें कि ट्रेड फ्लो करेगा चाइना से टुवर्ड्स अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो चाइना में सेमी फिनिश गुड्स बनेंगे, पार्ट्स कंपोनेंट्स बनेंगे, और वहां से वो दूसरे कंट्रीज में आएंगे इंक्लूडिंग इंडिया, वियतनाम, ब्राजील, मेक्सिको, और जहां पर उनकी फिनिशिंग होगी फिर वहां से वो एक्सपोर्ट होंगे यूएस को और दूसरे कंट्रीज को। अभी के अगर हम देखें इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, क्या आपको लगता है आगे और बढ़ सकता है? हाँ, ये बढ़ेगा। इसमें 2-3 चीजें हैं। ट्रेड डेफिसिट क्यों है, क्या है कि ट्रेड डेफिसिट के 2 फैक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। पहले इम्पोर्ट की बात करते हैं। तो इम्पोर्ट में क्या हो रहा है, चाइना जो है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, पूरी दुनिया उनसे इम्पोर्ट बहुत करती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, सब लोग उनसे इम्पोर्ट करते हैं, हम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी हाई है, इसलिए सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में चाइना इज द लीडिंग सप्लायर टू इंडिया। और इंडिया जो है जो इम्पोर्ट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, उसका 30% चाइना से करता है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं जनरली हमारी फैक्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं, तो जनरली दे आर नॉट हार्मिंग द इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि API आते हैं, उनसे हम फार्मास्यूटिकल बनाते हैं। अगर पॉलिस्टर फैब्रिक आता है तो उससे हम गारमेंट बनाते हैं। जैसे कि मशीनरी है वो हम अपनी फैक्ट्री में यूज करते हैं। तो जनरली चाइना जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बेचता है, कमोडिटी नहीं बेचता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचता है। और इंडिया चूंकि बनाता नहीं है वो चीजें, इसलिए हमें कहीं ना कहीं से लेनी है, और चाइना सस्ता है इसलिए वहां से ले रहे हैं। प्रॉब्लम चाइना के साथ में, तो अगर डेफिसिट कम करनी है तो हमको अपने यहाँ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि लोअर एक्सपोर्ट लेवल, हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है, हमको एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। एक्सपोर्ट में कंटिन्यूअस कम हो रही है हमारी। माफ कीजिएगा, ये अजय सहाय नहीं, ये थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के निदेशक अजय श्रीवास्तव थे, जिनसे बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा, BBC संवाददाता हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में चीनी सामान की संभावित डंपिंग और भारत और चीन के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है उसे आखिर कम कैसे किया जा सकता है। जी, और मानसी, अब मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है, क्या ऐसा होता है कि आप ऑफिस से जब घर जाती हैं तो अचानक मन ये करता है कि इस चिलचिलाती गर्मी में
ठंडा पानी पी लिया जाए, आइस कोल्ड वाटर या आइस टी या आइस कोल्ड कॉफी, ऐसा मन करता है? बिल्कुल, गर्मी से जब जूझते हुए आप घर पहुंचते तो आपको लगता है कि आपको कुछ ठंडा मिल जाए। तो फिर आपने ये भी एडवाइस सुनी होगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ लोगों से। बिल्कुल, ये एडवाइस दी जाती है कि जब आप गर्मी से अचानक घर आएं तो फ्रिज से ज़्यादा ठंडा या बर्फ़ वाला पानी, ठंडा जूस, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ऐसा कुछ ना लें। लेकिन ये सही है या नहीं है? क्या इसका शरीर पर असर पड़ता है? सच क्या है? जानते हैं फिट जिंदगी की इस कड़ी में। मौसम बदलता है, आती है गर्मी, और गर्मी में कभी कभी मन करता है कि फ्रिज खोलो और कुछ ठंडा खा लो या ठंडा पी लो, जैसे कि आइस कोल्ड वाटर या आइसक्रीम। यही हाल होता है जब ऑफिस से आप घर लौटते हैं या कॉलेज या स्कूल से निकलते हैं। एकदम से मन करता है ना, तलब होती है, ये आपके साथ भी होता होगा। लेकिन फ्रिज से कुछ एकदम से ठंडा निकाल कर खाना या पीना कितना सही है, कितना गलत है? वो आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड टी, आइसक्रीम एकदम से खा लेना जल्दी जल्दी, सही है या गलत? आज इसी के बारे में बात। यह है फिट जिंदगी, मैं आपके साथ हूँ सुमिरन। गर्मी में जरूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बॉडी में हाइड्रेशन या बॉडी में पानी बीपी को रेगुलेट करता है, शरीर के कोर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे शरीर का कोर टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। अब उससे निपटने के लिए, उससे टैकल करने के लिए पसीना आता है, और जब पसीना आपकी त्वचा से इवेपोरेट होता है तो आपको हल्की सी ठंडी लगती होगी। लेकिन ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा पसीना मतलब ज्यादा वाटर लॉस। इस लॉस को रिप्लेनिश करने के लिए आपकी बॉडी पानी मांगती है। ज्यादा गर्मी में एक्सट्रीम ठंडी चीजों की तलब उठती है। और ये सही है या गलत, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कुछ कहते हैं ठंडा लेने में कोई गलत काम नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं ये आइस कोल्ड चीजें आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट ला सकती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप अचानक आइस कोल्ड जूस, टी, कॉफी या आइसक्रीम ले लें और जल्दी जल्दी ले लें तो हो सकता है थोड़ी देर का ही सही पर सिर दर्द हो। इस सिर दर्द को कहते हैं कोल्ड स्टिमुलस हेडेक्स। ये उन लोगों को ज्यादा हो सकता है जिन्हें पहले से माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अब दूसरे असर की बात करते हैं। इससे कुछ लोगों में ब्रेन फ्रीज हो सकता है। ये इंटेंस सिर दर्द आपके माथे में कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ब्रेन फ्रीज को कभी कभी आइसक्रीम वाला सिर दर्द भी कहा जाता है। अब तीसरे असर की बात करते हैं। कई लोगों ने जरूर कहा होगा ना कि ठंडा खा के उनके दांतों में कुछ महसूस हुआ उन्हें। इस सेंसिटिविटी को ट्रिगर करती हैं ठंडी, मीठी या खट्टी चीजें। कई लोगों का जॉ नम हो जाता है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन पॉपुलर थ्योरी ये है कि कुछ ठंडा खाने या पीने से तालू यानी पैलेट की कुछ ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही ठंडी चीज गले से नीचे उतर जाती है, ये वेसल्स रिलैक्स हो जाती है, इसलिए इम्पैक्ट बस कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड्स का होता है। लेकिन सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है। लेकिन हाँ, बच्चों को ब्रेन फ्रीज हो सकता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी कुछ ठंडा खा लेते हैं। इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं अपोलो हॉस्पिटल नोएडा के सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल गर्ग से। कई स्टडीज ये बोलती हैं कि ऐसा पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बट कई स्टडीज का ये मानना है कि ऐसे से दिक्कत होती है। एक्चुअली तो ये बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। काफी समय पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने पाया था कि यदि आपको रनिंग नोज है, फीवर है, खांसी जुकाम को चल रहा है, तो अगर आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे, नेजल पैसेजेस जो है ब्लॉक हो सकते हैं, म्यूकस थिक हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सडन चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर होते हैं, ये बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो ये तो हुई डॉक्टर की बात। लेकिन सोचिए आपने रिस्क ले लिया और एकदम से कुछ ठंडा पी लिया, आइस कोल्ड कॉफी, आइस कोल्ड पानी ले लिया, पर जिस पर्पस के लिए आपने लिया है, कंज्यूम किया है, क्या वो पर्पस सॉल्व हुआ? मतलब क्या आप शरीर का तापमान कम कर पाए, हाइड्रेट हो पाए? तो जनाब, जवाब ये है कि जब आप ये आइस कोल्ड बेवरेज, आइसक्रीम या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम और इन चीजों के बीच हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। बहुत जल्दी आसपास के ऑर्गन्स की गर्मी उसकी ठंड को ही खत्म कर देती है। और ज्यादा कैलोरी वाले ये जो बेवरेजेस है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, आइसक्रीम हो, शुरुआत में तो इनका कूलिंग इफेक्ट रहता है, लेकिन ये बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाता है डाइजेस्टिव प्रोसेस की गर्मी के साथ। तो क्या करना है? बस कुछ मन करे तो ठंडा ले सकते हैं, पर धीरे धीरे अपना टाइम लेके अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए इस गर्मी में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, इस बात का भी ख्याल रखिए कि कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली चीज आप ना ले लें अगर आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो।
तो फिर जिंदगी सुना रही थी सुमिरन। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल यानी शुक्रवार शाम को। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और सुमिरन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।